इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं और ये है हमारी प्रैक्टिस बैच में क्लास 2। शुरुआत करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने होमवर्क दिया था ना क्लोज टेस्ट बच्चे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज पहले बेसिक समझ लेते हैं, क्या कि जो क्लोज टेस्ट होता है ये काफी बच्चों की दिक्कत होती है। ठीक है, काफी बच्चे होते हैं उनकी दिक्कत क्लोज टेस्ट होती है कि उनको क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए असल में होता है क्या है, जो क्लोज टेस्ट है ना बच्चे, ये एक कंप्लीट मतलब अप्रोच डिमांड करता है ग्रामर आपकी लैंग्वेज की। क्लोज टेस्ट में आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई पढ़ने की आदत डालो, रोज 2 4 5 पेज इंग्लिश पढ़ा करो, ठीक है, वो इसीलिए। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि क्लोज टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ग्रामर के पॉइंट्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली मतलब उनको समझा जा सकता है। और वोकैब, अब हमें पता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, यही बेसिक कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज के। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ठीक। तो जब हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमें इन तीनों के एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। क्लोज टेस्ट जब हम अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, तो हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है। हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आए कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हमें ग्रामर समझ में आनी चाहिए कि मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, आ ही जाते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो डिटर्मिनर या प्रेपोजिशन या कंजंक्शन की मदद से ही सॉल्व होगा, तो उसमें वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी हमें पता होने चाहिए जिससे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और साथ ही साथ में वोकैबुलरी, किस वर्ड का क्या मतलब है, बेसिक वोकैबुलरी वो हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो कुल मिला के क्लोज टेस्ट बच्चों को हमारे लिए इसलिए दिक्कत कर लेता है क्योंकि उसमें तीनों चीजों का एक साथ एप्लीकेशन हो जाता है। हाँ, अब ग्रामर है, वोकैब है, ये बेसिकली तो कोचिंग वगैरह में कवर हो जाते हैं, बच्चे पढ़ पढ़ा के अपना कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका तभी डेवलप होगा बच्चे जब आपकी इंग्लिश पढ़ने की आदत होगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप कोई बैच ज्वाइन कर लोगे, एकदम से आप पढ़ना शुरू करोगे, 4 5 दिन बाद आपका ऐसा हो जाएगा कि आप जो पढ़ोगे सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके आपको धीरे धीरे तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि भाई 1 2 पेज तो इंग्लिश के, 2 3 पेज तो इंग्लिश के रोज पढ़ने पढ़ने, तो 2 पेज इंग्लिश के रोज आपको पढ़ने। जब आप रोज पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा कि पढ़ी गई चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, याद करने लगेंगी। होता क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना बच्चे 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं पढ़ते समय। एक तो अंडरस्टैंडिंग, कि जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आए,
कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं है कि हमने क्या पढ़ लिया, इसका मतलब क्या है। तो एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, दूसरा थोड़ा रिटेंशन, कि जो हमने पढ़ लिया है वो हमें याद भी रहे कि हमने ये क्या पढ़ लिया। ऐसा ना हो कि हम 3 लाइन पढ़ने के बाद जब चौथी लाइन पे जाएं तो उससे पहले वाली लाइन में हमने क्या पढ़ा था वो भूल जाएं। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। अंडरस्टैंडिंग, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आए, साथ ही साथ में जो हमने पढ़ा है और जो हमें समझ में आ गया वो याद भी रहे। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद हम भूल ही जाएं, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तब तक हम भूल जाएंगे हमने पढ़ा क्या था। ठीक, तो सारे बच्चों को ये ध्यान रखना है कि पढ़ते समय आप इन दो चीजों पे ध्यान रखें। ये दो टारगेट्स होते हैं जिनको हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अचीव करना होता है। एक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि जो हम पढ़ें वो हमें समझ में आए, और दूसरा वो हमें याद भी रहे। ऐसा ना हो कि हम इधर पढ़ें और पीछे भूलते जाएं। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप रेगुलर आदत होगी पढ़ने की, जो आप डाल लीजिए। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना क्लोज टेस्ट। फिलहाल में ये जो क्लोज टेस्ट आपको होमवर्क में दिया गया था, इस पर आ जाते हैं। जब आपके पेपर में आपको, एक मिनट बच्चे, स्क्रीन पे क्या आ गया, जस्ट अ सेकेंड। तो जब आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने होते हैं बच्चे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय नहीं करते ना, ये सारी चीजें तो हम पहले से तैयारी करते हुए चलते हैं। ये सब प्रेपरेशन स्टेज की चीजें, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग रिटेंशन पे काम करना, ग्रामर वोकैब पढ़ना, ये तो सब प्रेपरेशन, जब जिस समय हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ये उस समय की सारी चीजें हैं। लेकिन अब जिस दिन हम एग्जाम दे रहे हैं, जिस समय हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और हमें इन्हें सॉल्व करना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम रीडिंग की प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे। तो हम पता है क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले पूरा पैसेज, ये सारे बच्चों को ध्यान रखना है, क्लोज टेस्ट सॉल्व करते समय सबसे पहला काम ये करना है कि पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ना है। जो ब्लैंक्स हैं उनको तो खैर छोड़ देना है, ठीक है, वो तो वैसे ही छूट जाएंगे क्योंकि उनमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि पूरे क्लोज टेस्ट को हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लोज टेस्ट को पढ़ लेने से क्या होता है कि हमें कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये जो हमारा क्लोज टेस्ट है ये किस चीज के बारे में है, टॉपिक क्या है, थीम क्या है। ठीक है, तो उससे जो हमें दिए गए 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से हमें एक आंसर को पिक करना होता है, उसको थोड़ा ढूंढना आसान हो जाता है कंपेटिबली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए। आ जाओ पढ़ते हैं सभी लोग। देखो, विमेन हैव डैश मेड डैश इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस but certainly not as much as they had dash. We have new laws, rules and dash relating to women in the workplace. But what we have not changed much is male dash. Women have fallen short in their goals because we dash the potency of the male need to dash their power. If we can abide dash by the laws and rules we create in order to dash women an equal opportunity in the corporate workplace, then we can still dash the problems that have denied women their fair share of space in the world. ठीक है, पढ़ लिया तो एटलीस्ट हमें यह समझ में आ गया कि यहां पर बात क्या चल रही है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है कि जो महिलाओं को उनका फेयर शेयर, उनका मतलब जो उचित हिस्सेदारी है, फेयर शेयर का मतलब उचित हिस्सेदारी। ठीक है, तो जो उनको उचित हिस्सेदारी कॉर्पोरेट वर्क प्लेस पे मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके लिए रूल्स हैं, फलाना है, ढिमकाना है, सब कुछ है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। मतलब ऐसा उनको फेयर शेयर जो उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ मेल जो है, पुरुषों से रिलेटेड कुछ चीज है, मेल पोटेंसी वगैरह की बात हो रही है, उस पर भी काम करना जरूरी है। उसके बगैर जो है वो उनका फेयर शेयर उनको नहीं मिलता। ठीक है, चलो अब आ जाओ देखते हैं। तो अब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, एक बार पैसेज पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत, एक मिनट रुको, पैसेज पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया भी लग गया। अब आ जाओ शुरू करते हैं। Women have dash made dash in the corporate workplace but certainly not as much as they had. एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो कोशिश किया करो कि जैसे आप यहां से पढ़ना शुरू करना तो यहीं पे मत रुकना। कोशिश किया करो कि एक सेंटेंस तो कम से कम पूरा पढ़ें। अब जैसे सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है तो हमें इसको यहां तक पढ़ना है। ठीक है, भले हम ब्लैंक पहले पहले वाला ही फिल करेंगे लेकिन हमें पूरा सेंटेंस वाइज पढ़ना चाहिए क्लोज टेस्ट सॉल्व करते समय। ठीक है, केवल ब्लैंक तक नहीं रुक जाना चाहिए। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ो। हो सकता है कई बार हमें कुछ जानने के लिए अगला सेंटेंस भी पढ़ना पड़े, वो खैर एक अलग बात है, लेकिन एक सेंटेंस तो पूरा हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए।
तो हमने पढ़ा वुमेन हैव डैश मेड डैश इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे हैड डैश। ऑप्शन बताने, सेल्डम, परहैप्स, ऑप्टिमिस्टिकली, अनडाउटली। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। मेड डैश इन द कॉर्पोरेट वर्क, दूसरे ऑप्शन में दिया प्रोग्रेस, अटेम्प्ट, डिसीजंस, एफर्ट्स, इसमें तो प्रोग्रेस ही आएगा, कंफर्म है। तीसरे में आ जाते हैं, बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे हैड प्रेस्क्राइब्ड, एक्सपेक्टेड, इन्फॉर्म्ड, एनकम्पास्ड। चलो ठीक है, ये पता चल गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, जब ये आपने सेंटेंस पढ़े और ऑप्शंस देखे तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, ध्यान देना, ये बट कंजंक्शन मैंने कहा था ना, ग्रामर, जो क्लोज टेस्ट हम सॉल्व करते हैं बच्चे, उसमें ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब चीजें एक साथ हेल्प करती हैं। अभी जो बट कंजंक्शन है ना, बड़ा काम का कंजंक्शन है। जिन बच्चों ने सेल्डम ऑप्शन लिख दिया है उन्होंने इस बट पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिन बच्चों ने ये बता दिया है कि इसमें सेल्डम आएगा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच्चे, सेल्डम का मतलब नेवर होता है। सेल्डम जो वर्ड होता है, सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ठीक, तो अगर हम पहले सेंटेंस में सेल्डम लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि women have seldom made progress in the corporate workplace but certainly not as much as they had dash। अब एक चीज क्लियर हो गई कि हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं ने वर्क प्लेस पे तरक्की तो की है, उनकी प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग नहीं कन्वे करना, हमें यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना कि तरक्की तो उन्होंने की ही है, वो अलग बात है कि उतनी नहीं की जितनी उन्होंने सोची होगी, एक्सपेक्ट की होगी। तो यहां पर हमें पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है तो सेल्डम तो हटा ही दो। अच्छा, परहैप्स भी आप नहीं लिख सकते। परहैप्स क्या होता है, गेस को रेफर करता है। अगर हम इस स्टेटमेंट को बट कंजंक्शन लिख के काउंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लिखा गया स्टेटमेंट कोई फैक्ट होगा। परहैप्स लिख दोगे तब तो फैक्ट नहीं रहेगा, फिर तो गेस हो जाएगा, फिर काउंटर करने की जरूरत क्यों रहेगी। ठीक है, तो ये परहैप्स भी नहीं आएगा। ऑप्टिमिस्टिकली हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिकली अगर ये सिचुएशन ट्रू होती तो फिर हम इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे होते कि उतनी तरक्की नहीं कर पाई जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ठीक है, अनडाउटेडली। ठीक है, विमेन हैव अनडाउटेडली मेड प्रोग्रेस इन द कॉर्पोरेट वर्कप्लेस, कि महिलाओं ने अनडाउटेडली, वैसे ऑप्टिमिस्टिकली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमिस्टिकली फिर कॉन्ट्रास्ट उसको हम कर रहे हैं बट कंजंक्शन नहीं, ऑप्टिमिस्टिकली रहने दो, अनडाउटेडली। विमेन हैव अनडाउटेडली, निसंदेह, अनडाउटेडली का मतलब क्या हो गया, निसंदेह रूप से। ठीक है, बिना किसी डाउट के, मतलब इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं कि महिलाओं ने तरक्की की है वर्क प्लेस पे। ठीक है, लेकिन उतनी नहीं की जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट करी होगी। तो मतलब हम इस बात पे डाउट नहीं कर रहे कि महिलाओं ने तरक्की की या नहीं की, वो तो श्योर है कि उन्होंने तरक्की की है, बट कितनी डिग्री में की है ये देखने वाली बात है। जितना उन्होंने चाहा था, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उतनी तरक्की अभी भी महिलाओं की नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसमें अनडाउटेडली आ जाएगा। अगला देखो, इसमें हम पहले डिस्कस कर ही चुके थे, मेड के साथ प्रोग्रेस वर्ड आएगा। मेड प्रोग्रेस का मतलब तरक्की करना, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, डिसीजन के साथ में मेड नहीं टेक वर्ब यूज होती है, टेक डिसीजंस होता है। ठीक है, डू एफर्ट्स होता है। तो मेक के साथ में यहां पे आएगा प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस। So women have undoubtedly made progress in the corporate workplace, but certainly not as much as they had prescribed, expected, informed, encompassed। ठीक है, तो expect का मतलब होता है विश करना, किसी चीज की होप करना। तो मान लो हम कुछ होप कर रहे थे, लेकिन जितना हम होप कर रहे थे उतना नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड एक्सपेक्टेड। ठीक है, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है किसी को, जैसे डॉक्टर वगैरह होता है, दवा वगैरह किसी को बताता है, कुछ करने के लिए कहता है, तो उसे कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब किसी को एडवाइस करना कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्टेड आ जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है ग्रामर का, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, वो कभी आपको मतलब दैट विल हेल्प यू सम टाइम, वो कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा। पॉइंट देखिए क्या है, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही होप्ड टू विन द मैच, he had hoped to win the match। ठीक है, एक और बताओ इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत।
ध्यान से देखना, ही होप्ड टू विन द मैच, ही हैड होप्ड टू विन द मैच। सारे बच्चे बताएं इन दोनों में से कौन सा सही। तो हमने लिखा ही होप्ड टू विन द मैच एंड ही हैड होप्ड टू विन द मैच। अब हमें ये समझना है कि इनमें से सही कौन सा है, ही होप्ड टू विन द मैच ये, या ही हैड होप्ड टू विन द मैच ये। आंसर है कि दोनों सही है बच्चे, ये भी सही है और ये भी सही है। डिफरेंस समझना कि जब हम होप वर्ब को, ये 2-3 वर्ब इनको ध्यान रखना, ठीक है, होप वर्ब है, एक्सपेक्ट वर्ब है, विश वर्ब है, ठीक है। अगर हम इन वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी होप किया गया, विश किया गया, एक्सपेक्ट किया गया, वो हुआ नहीं, वो अनरियलिटी है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ही होप्ड टू विन द मैच, तो इसका मतलब है कि उसने होप किया था कि मैच जीतने का, उसने होप किया था मैच जीतने का। फिर क्या हुआ, मैच जीत पाया या नहीं जीत पाया वो हमें नहीं पता। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है, ही हैड होप्ड टू विन द मैच। इसका मतलब ये हो गया कि वो मैच जीत नहीं पाया। ही हैड होप्ड टू विन द मैच, इसका अंडरस्टूड मीनिंग है बट ही डिडंट, लेकिन वो नहीं जीत पाया। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स हैं, होप है, एक्सपेक्ट है, विश है, इन वर्ब्स को लेकर आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं, यहां देखो, दे हैड एक्सपेक्टेड दैट he would help them। दूसरा, they had expected that he would help them। ठीक, अब सारे बच्चे इस पे एक बार ध्यान देना। जैसे हमने लिखा they had expected, एक मिनट, दोनों में हैड लिख दें, चलो एक में तो नहीं लिखते हैं फिर, यस छोड़ो, ऐसे मिटाएंगे तो पूरा एक बार में मिटा देते हैं। यहां देखो, they expected that he would help them। दूसरा, they had expected that he would help them। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों सेंटेंस में ना बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वर्ब को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा, और ये बड़ा डिफरेंस है। जो हम पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, दे एक्सपेक्टेड दैट ही वुड हेल्प देम, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उन्होंने पास्ट में क्या एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो उनकी मदद करेगा। फिर हुआ क्या, मदद की या नहीं की वो हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमें नहीं पता कि उसने मदद की या उसने मदद नहीं की, बट हमें ये पता है कि उन्होंने एक्सपेक्ट यही किया था कि वो मदद करेगा। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट में लिखा दे हैड एक्सपेक्टेड दैट ही वुड हेल्प देम। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हुआ, दे हैड एक्सपेक्टेड दैट ही वुड हेल्प देम बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने उनकी मदद नहीं की। ठीक है, और इसका मतलब क्या है वो हमें पता नहीं, बस हमें इतना पता है कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया गया था कि मदद करेगा, फिर उसने मदद की या नहीं की वो हमें नहीं पता। तो ये जो एक्सपेक्ट वर्ब है, ठीक है, होप वर्ब है, विश वर्ब है, इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम इनको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखें तो इनके बाद में जो लिखी गई एक्सपेक्टेशन, होप या विश होती है वो अनरियलिटी होती है पास्ट की, वो रियलिटी नहीं होती। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, विमेन have undoubtedly made progress in the corporate workplace but certainly not as much as they had expected। ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस लेगा had expected। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो गया कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतनी उनकी तरक्की नहीं हुई। तरक्की तो हुई है बट उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी, तो यहां पे आ जाएगा had expected। अगले में देखो, ये जो पॉइंट बता दिया इसको ध्यान रखना। अगले देखो, वी हैव न्यू लॉज, हमारे पास नए कानून हैं, नियम हैं, रूल्स हैं, एंड डैश रिलेटिंग टू वुमेन इन द वर्क प्लेस, और हैं, क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, पॉलिसीज हैं, केसेस हैं। बताओ क्या लिखेंगे। अब ध्यान से देखना यहां पर,
एक हमने नाउन लिखा लॉज, एक नाउन हमने लिखा रूल्स। अब एंड के साथ हमें एक नाउन और जोड़ना है। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है। तो 3 वर्ड्स को हमें जोड़ना है, ए कॉमा बी एंड सी। ए और बी लिखे हुए हैं, सी हमें बताना है, गेस करना है। लॉज रूल्स लिखा हुआ है। अब इनके साथ तीसरा हम कौन सा नाउन लिखें वो हमें ये सोचना है। प्रॉब्लम्स, एक्टिविटीज, पॉलिसीज, केसेस। जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताएं कि कौन सा लिखें बच्चों। पॉलिसीज। कि वर्क प्लेस से रिलेटेड, महिलाओं के लिए, रिलेटिंग टू वुमेन का मतलब महिलाओं से संबंधित वर्क प्लेस पर हमारे पास कई नियम कानून है, ठीक है, पॉलिसीज हैं। तो यहां पे जाएगा पॉलिसीज। केसेस नहीं, एक्टिविटीज नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि वहां पे उनके अधिकारों की बात हो रही है। तो अधिकारों के लिए क्या किया जाता है कि नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा पॉलिसीज। वी हैव न्यू लॉज, रूल्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू वुमेन इन द वर्क प्लेस। बट, लेकिन, ये सब कुछ हमारे पास नियम है, कानून है, पॉलिसीज है, सब कुछ है। बट लेकिन व्हाट वी हैव नॉट चेंज्ड मच, लेकिन जो हम ज्यादातर अभी तक चेंज नहीं कर पाए हैं, व्हाट वी हैव नॉट चेंज्ड मच, जो अभी भी हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाए, वो क्या है? मेल डैश, मेल अचीवमेंट्स, मेल पैटर्न्स, मेल पॉपुलेशन, मेल बिहेवियर। बताओ, अब हम कह रहे हैं कि वर्क प्लेस पर महिलाओं से संबंधित नियम कानून हैं, पॉलिसीज हैं, लेकिन जो अभी भी हम बहुत ज्यादा बदल नहीं पाए हैं वो क्या है? वो है मेल डैश, मेल अचीवमेंट्स, मेल पैटर्न्स, मेल पॉपुलेशन, मेल बिहेवियर। मेल बिहेवियर, पुरुषों का व्यवहार महिलाओं को लेकर, कि पुरुष जो है वो अभी भी महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर महिलाएं भी ऑफिस में हमारी बॉस बनेंगी या उनको भी इक्वल प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, तो उनके ईगो को हर्ट होता है कि महिलाएं कैसे तरक्की कर रही हैं, ठीक है। होता है ना, जैसे मेल बिहेवियर यही है कि मेल अपने को सुपीरियर मानते हैं, ठीक है, कि भाई पावर वाली, अथॉरिटी वाली पोस्ट जो है उसको हम होल्ड करेंगे, महिलाओं को जैसा हम बताएं वो वैसा करें, इनमें दिमाग नहीं होता, अकल नहीं होता, तो ये अपने आप सही नहीं सोच सकती, ऐसा लोगों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अचीवमेंट से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पुरुषों के अचीवमेंट से कोई समस्या नहीं बन रही है, पैटर्न से भी कोई समस्या नहीं बन रही, पॉपुलेशन से भी कोई समस्या नहीं है, समस्या उनके बिहेवियर से, कि वो अपना व्यवहार बदल के राजी नहीं है। महिलाओं को नीचा दिखाना, महिलाओं को ऐसा फील करवाना कि जैसे कि वो इस काम के काबिल ही नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है या उनमें क्षमता नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेल बिहेवियर है, इसको अभी तक हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाए। महिलाओं को लेकर जो पुरुषों का बिहेवियर है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस अभी तक नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बच्चे बिहेवियर। अगला देखो, बट, अच्छा ये हो गया। women have fallen short in their goals because we dash the potency of the male need to dash their part। अब देखो ये सेंटेंस यहां से शुरू होकर ना बच्चे, ये सेंटेंस यहां से शुरू होकर यहां तक है, ठीक है। अब इसमें हमें ब्लैंक फिल करना है, 2 ब्लैंक हैं, एक ही सेंटेंस है उसमें 2 ब्लैंक हैं, ठीक है। विमेन हैव फॉलन शॉर्ट। फॉलन शॉर्ट का मतलब किसी काम को कर पाने में असमर्थ हो जाना, फेल हो जाना। फॉल शॉर्ट करना मतलब कम पड़ जाना प्रयास की, जो आपने कोशिश की, जो आपने प्रयास किए वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाए, ठीक है, कि आप फेल हो गए किसी काम को करने में, ठीक है। विमेन हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स। महिलाएं जो हैं वो अपने गोल्स में, अपने लक्ष्यों में, ठीक है, असफल रही हैं, पिछड़ गई हैं। फॉल शॉर्ट का मतलब पिछड़ जाना, ठीक है। अच्छा, जैसे उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना उनको अभी भी प्रोग्रेस नहीं मिली है वर्क प्लेस में। तो ऐसा क्यों हुआ, महिलाएं क्यों पिछड़ गई भाई, ठीक है, अपने गोल्स में? बिकॉज वी डैश द पोटेंशियल ऑफ द मेल नीड, ठीक है, टू डैश देयर पावर, रिस्पेक्ट, रिटेलिएट, मिनिमाइज, अंडर एस्टिमेट। बिकॉज वी डैश द पोटेंशियल ऑफ द मेल नीड, क्योंकि जो जरूरत है, मेल नीड की जो जरूरत है उसको हम कर देते हैं, क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं, अंडर एस्टिमेट करते हैं हम उस समय। हम मतलब इस बात को, ठीक है, अंडर एस्टिमेट का मतलब हम उसको पूरा ध्यान नहीं देते। किस बात को पूरा मतलब एस्टिमेट नहीं करते, किसको पूरा ध्यान नहीं देते? वी अंडर एस्टिमेट द पोटेंसी ऑफ द मेल नीड, ठीक है, कि जो महिलाओं, जो पुरुषों को जरूरत है, उस जरूरत की जो पोटेंसी है कि वो कितनी बड़ी जरूरत है, हम उसको एस्टिमेट नहीं कर पाते प्रॉपर, हम उसको हर समय अंडर एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, पोटेंसी किस लिए? टू डैश देयर पावर, मेंटेन, इवॉल्व, डिमिनिश, एब्जॉल्व, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि विमेन हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स। महिलाएं अपने काम, गोल्स को अचीव करने में पिछड़ी गई हैं।
बिकॉज वी डैश द पोटेंशियल ऑफ द मेल नीड, ठीक है, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, किस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पोटेंशियल ऑफ द मेल नीड टू डैश देयर पावर, ठीक है, कि जो पुरुष होते हैं, ये जो देयर यूज हो रहा है ध्यान देना, ये पुरुषों के लिए यूज हो रहा है, द मेल का मतलब पुरुष लोग, ठीक है, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, किस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, द पोटेंशियल ऑफ द मेल नीड टू डैश देयर पावर, कि जो मेल लोग हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब नीड है किस चीज की, टू डैश देयर पावर, कि वो अपनी पावर को करके रखना चाहते हैं, क्या करके रखना चाहते हैं, मेंटेन, इवॉल्व, डिमिनिश या अब्सॉल्व, मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर, पुरुषों के अंदर क्या है कि अपनी पावर को मेंटेन करके रखने की ना एक बड़ी मतलब तीव्र इच्छा है, पोटेंसी है, और हम उसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, हम उसको प्रॉपर जज नहीं कर पाते, तो रूल बनते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, सब बनते हैं, लेकिन जो मेल बिहेवियर है ना, उसका बदलाव नहीं हो पाता, या उसको लेकर कोई काम नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर बदलाव नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं ऐसा किया जा पा रहा है, क्योंकि हम जो ह्यूमंस की जो पोटेंसी है कि वो अपनी पावर को कितना होल्ड करके मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो रिलिंक्विश नहीं करना चाहते, वो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते महिलाओं के लिए, ठीक है, तो अपनी पावर को मेंटेन करने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो उनकी नीड की पोटेंसी है, ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट हम लोग कर जाते हैं हर बार। हम ये नहीं समझ पाते कि पुरुष अपनी ताकत को छोड़ने के लिए, अपनी पावर को छोड़ने के लिए कितना ज्यादा मतलब दृढ़ है, तो हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम सोचते हैं कि पुरुष हैं बदल जाएंगे, लेकिन वो नहीं बदलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेंटेन, इवॉल्व का मतलब विकसित करना होता है, डिमिनिश का घटाना होता है, अब्सॉल्व का मतलब छोड़ देना होता है, अब्सॉल्व का मतलब एक्चुअली माफ कर देना होता है, अब्सॉल्व कर देना मतलब किसी को माफी कर देना, रिलीज कर देना, ठीक है, गलती के लिए उसको सजा नहीं देना, तो इसमें आ जाएगा मेंटेन। अगले देखो, फिर हमने लिखा इफ वी कैन अबाइड डैश द लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश वुमेन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कॉर्पोरेट वर्कप्लेस देन वी कैन स्टिल डैश द प्रॉब्लम्स दैट हैव डिनाइड वुमेन देयर फेयर शेयर ऑफ स्पेस इन द वर्ल्ड। ये तो पूरा एक ही सेंटेंस है, यहां से लेकर ये एक कंडीशनल है और ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ठीक है, तो हमने एक ही बार में पढ़ लिया। अब हमने लिखा इफ वी कैन अबाइड बाय occasionally, partially, excessively, scrupulously, scrupulously का मतलब होता है वाइजली, स्क्रूपुलसली का मतलब होता है प्रूडेंटली, वाइजली, सेंसिबली, समझदारी के साथ, सेंस के साथ। चलो, अगर हम अबाइड बाय का मतलब पालन कर पाए, ठीक है, किस चीज का, द लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश वुमेन, ठीक है, जो हम नियम कानून बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, टू डैश वुमेन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, ठीक है, जो महिलाओं के लिए हम नियम कानून बनाते हैं महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में, देन वी कैन स्टिल डैश द प्रॉब्लम दैट हैव डिनाइड वुमेन। तो अभी भी हम इस प्रॉब्लम को, जिसने महिलाओं को उनको फेयर शेयर नहीं लेने दिया, उसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा। अब यहां पर हमें सोचना है हम क्या लिखें, अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, टू अबाइड बाय, टू अबाइड बाय का मतलब होता है टू गो बाय, टू फॉलो, जैसे कोई नियम कानून है, कोई रूल रेगुलेशन है, तो उसके हिसाब से चलना, कंप्लाई करना। तो हम कंप्लाई कर रहे हैं अगर जो नियम कानून बनाए गए उनको, तो कैसे कंप्लाई करें, अकेजनली, जब मन में आया नियम कानून मान लिया महिलाओं को लेकर जो बनाए गए, जब मन में आया नहीं माना, नहीं, ऐसा तो नहीं, गलत हो जाएगा। पार्सली, आधा अधूरा, नहीं। एक्सेसिवली, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। एक्सेसिवली क्या होता है, रूल नियम कानून जितना है उतना ही मानोगे ना, उससे ज्यादा, यहां जितना है उतना तक तो मानना मुश्किल है, और हम कहेंगे नहीं जितना है उससे भी एक्सेस में जाके हम नियम कानून को मानने लग जाए, तो वो भी बेतुका है। आंसर है स्क्रूपुलसली। स्क्रूपुलसली का मतलब होता है प्रूडेंटली, वाइजली। अगर हम, स्क्रूपुलस होता है ना पर्सन, सेंसिबल पर्सन, वाइज पर्सन, जो सही गलत को समझता है और उसके हिसाब से एक्ट करता है, उसको हम कहते हैं स्क्रूपुलस। तो यहां पे आंसर आएगा स्क्रूपुलसली। स्क्रूपुलस का मतलब होता है वाइज, प्रूडेंट, सेंसिबल, जिसमें समझ हो, सेंस हो, ठीक है। तो यहां पे क्या जाएगा, स्क्रूपुलसली। इफ वी कैन अबाइड स्क्रूपुलसली बाय द लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर, ठीक है, अगर हम उन नियम कानूनों के साथ को मान पाए स्क्रूपुलसली, प्रूडेंटली, कौन से नियम कानून, दैट वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश वुमेन, जो हम बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, टू डैश वुमेन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, महिलाओं को एक
इक्वल अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस में करने के लिए। क्या करने के लिए? अश्योर, डिनाई, शेयर, डिप्राइव। अब देखो, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, डिप्राइव का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीन लेना, डिनाई का मतलब होता है किसी को कोई चीज मना कर देना, इनकार कर देना, उसको नहीं देना। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। हम नियम कानून इसलिए थोड़ी बनाते हैं कि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी हम ना दें या उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी छीन लें, इसलिए नहीं। ठीक है, अब इक्वल अपॉर्चुनिटी अश्योर या शेयर क्या करने के लिए? नियम कानून किस लिए बनाए जाते हैं? कि इक्वल अपॉर्चुनिटी अश्योर की जा सके कि महिलाओं के लिए। अश्योर करना मतलब पक्का करना, श्योर करना किसी चीज को कि ऐसा हो, सुनिश्चित करना। और शेयर का मतलब बांट देना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आप शेयर कर दोगे, किसी को बांट दोगे। हाँ, नियम कानून बना के ये अश्योर किया जाता है, ये निश्चित किया जाता है कि महिलाओं को भी बराबर भागीदारी वर्क प्लेस में मिले, उनकी भी बराबर भागीदारी हो। तो अश्योर का मतलब हो गया टू मेक समथिंग श्योर। अश्योर का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग श्योर। अब जैसे अश्योर वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो मैं आपको ना एक दो वर्ड बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। आज ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। यहां देखो, हाँ मैं एक दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ही विल he will he should dash his car against theft। ठीक है, दूसरा, they didn't, एक मिनट, they didn't, एक मिनट, they will dash that nobody without invitation enters the venue। He did not dash us of any help। अभी मैंने ना 3 क्वेश्चंस लिखे बच्चों, इनमें ब्लैंक छोड़ दिया। अच्छा, ब्लैंक्स को फिल करने के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, सारे बच्चे देखेंगे। एक ऑप्शन है अश्योर, एक ऑप्शन है इंश्योर, और एक ऑप्शन है एंश्योर। अब ये जो ऑप्शन है इनका क्या मतलब है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं एक बार चाहता हूं कि तुम लोग ना इनको अपने आप अटेम्प्ट करके देखो। अगर तुम्हें ये तीनों वर्ड्स यूज करने हो, अश्योर, इंश्योर और एंश्योर, लास्ट वर्ड है एंश्योर, ENSURE। ठीक है, तो इन्हें तुम कैसे यूज करोगे? इन तीन में से कौन सा कहां पे यूज करोगे? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते रहते हैं, ग्रामर पार्ट में भी आते हैं। तो सारे बच्चे एक बार इनका आंसर बताने की कोशिश करें। अश्योर, इंश्योर और इंश्योर, इनमें से कौन सा किस एग्जाम्पल में यूज करोगे, बस ये बता दो। अपने आप सोच लो एक बार, फिर बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा, फिर दोबारा कभी गड़बड़ मत करना। अब देखो, अश्योर का मतलब होता है एक तरीके से टू प्रॉमिस, किसी को कुछ प्रॉमिस करना। ठीक है, इंश्योर का मतलब होता है टू बाई इंश्योरेंस, टू गेट इंश्योरेंस, टू बाय इंश्योरेंस, बीमा करवाना। जैसे लोग नहीं होते गाड़ियों का, ठीक है, बिजनेस का, लाइफ का, हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस होता है ना, वैसे इंश्योर हो गया। एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर, टू मेक श्योर, किसी चीज को सुनिश्चित करना, कंफर्म करना कि ऐसा हो या ऐसा ना हो। ठीक है, ये मतलब होता है। अब अपने जब मीनिंग समझ में आ गए हो ना, ये तीनों वर्ब हैं, अश्योर, इंश्योर और एंश्योर।
ये तीनों ही वर्ब है। अब इन वर्ब्स का यूज उन एग्जांपल्स में करो। ही शुड डैश हिज कार अगेंस्ट थेफ्ट, ठीक है। तो पहले में आ जाएगा इंश्योर, उसको बीमा कर लेना चाहिए अपनी कार का चोरी के अगेंस्ट। जैसे इंश्योरेंस करवा लेते हैं ना, तो कार अगर चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसके पैसे दे देती है। तो इसमें इंश्योर आ गया। फिर अगला देखो, दे विल डैश दैट नोबडी विदाउट इनविटेशन एंटर्स द वेन्यू, कि वो इस चीज को कंफर्म करेंगे कि कोई बिना इनविटेशन के वेन्यू में एंटर ना कर जाए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एंश्योर। दे विल एंश्योर का मतलब दे विल मेक इट श्योर, कि वो इस चीज को सुनिश्चित करेंगे। किस चीज को सुनिश्चित करेंगे? दैट नोबडी विदाउट इनविटेशन एंटर्स द वेन्यू, कि कोई भी पर्सन बिना इनविटेशन के वेन्यू पे एंटर ना कर जाए, ठीक है। फिर थर्ड में आ गया, ही डिडंट डैश अस ऑफ एनी हेल्प, प्रॉमिस आ जाएगा कि उसने तो हमें कोई वादा नहीं किया मदद का, ठीक है। तो यहां पे जाएगा अश्योर। ही डिडंट अश्योर अस ऑफ एनी हेल्प, मतलब उसने हमें किसी हेल्प को लेकर अश्योर नहीं किया। चलो अब बताओ कितने बच्चों के सारे सही हुए? सारे सही हुए। चलो, जिनके सारे सही हुए बहुत अच्छी बात है, जिनका एक आधा गलत हुआ है वो इन वर्ड्स को ध्यान कर लें, पेपर में आते हैं। ये सबको ध्यान रखने, पेपर में आते हैं, ठीक है। अश्योर, इंश्योर और एंश्योर क्लोज टेस्ट वगैरह क्वेश्चन में ही आते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे जैसे हमने लिखा ना, वी क्रिएट इन ऑर्डर टू अश्योर वुमेन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि हम महिलाओं को प्रॉमिस करने के लिए कि इनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में, देन वी कैन स्टिल डैश। तो अगर हम ऐसा करें, पूरा सेंटेंस यहां से था ना, कहां से था, वहीं से पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस। अच्छा, ये तो हो गया अश्योर वाला, अगले पे आते हैं। तो अब हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, फिर से वापस आते हैं यहां तक। If we can abide scrupulously by the laws and rules we create in order to assure women an equal opportunity in the corporate workplace, then we can still dash the problems. तो अभी भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को हमें बताना है। कौन सी प्रॉब्लम्स? दैट हैव डिनाइड वुमेन देयर फेयर शेयर ऑफ स्पेस इन द वर्ल्ड, जिन्होंने महिलाओं को इस वर्ल्ड में उनका उचित हिस्सा नहीं दिया है, उसको हम उन समस्याओं को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इम्फिसाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, एक्सप्लोर का मतलब होता है ढूंढना, जज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, मूल्यांकन कर सकते हैं उनका, या ओवरकम कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, मतलब उनसे निपट सकते हैं। ओवरकम प्रॉब्लम्स का मतलब होता है निजात पाना, जीतना, समस्याओं को सुलझा लेना। ओवरकम, ओवरकम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें आ गया ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो वो जो समस्याएं हैं उनको अभी भी हम ओवरकम कर सकते हैं, अभी लेट नहीं हुआ है, अभी भी उन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, ठीक है, जो महिलाओं को उनका फेयर शेयर ऑफ स्पेस इन द वर्ल्ड डिनाई करती है, ठीक। चलो, तो ये तो हो गया अपना क्लोज टेस्ट। हमने दो चीजों पे मेन पे ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया मेन चीजों पे? एक ये कि पूरा क्लोज टेस्ट सबसे पहले पढ़ना है, थोड़ा समझते हुए, जितना जल्दी पढ़ सकते हो, टाइम भी बचाना है, और इतना भी टाइम नहीं बचाना है कि हम समझ ही नहीं पाए हमने पढ़ क्या लिया। तो क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते समय पहला काम करना है पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ना, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप समझते हो पढ़ सकते हो उतना जल्दी। फिर दूसरा काम क्या करना है, ठीक है, दूसरा काम हमें यह करना है कि हम जब क्लोज टेस्ट में ऑप्शंस को ब्लैंक फिल करेंगे तो हमें सेंटेंस वाइज पूरा मार्क करके पूरे सेंटेंस पे ध्यान देना है। जैसे अगर हम देखें तो इस क्लोज टेस्ट में एक सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है, फिर अगला सेंटेंस यहां से लेकर ठीक है, फिर अगला सेंटेंस जो है बच्चे हमारा, ठीक है, वो यहां से लेकर यहां तक है। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा यहां से लेकर यहां तक है। तो अब ध्यान से देखो, पूरा क्लोज टेस्ट हमारा 1 2 3 4, मतलब 4 सेंटेंसेस का टोटल क्लोज टेस्ट है। ब्लैंक्स उसमें 4 हैं, लेकिन ध्यान से देखो पूरा क्लोज टेस्ट 4 सेंटेंस ही है, बस, ज्यादा नहीं है, 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि हमने यहां तक पढ़ के आया और यहीं पे रुक गए, ऐसा नहीं करना है, गलतियां हो जाती हैं, तुक्के लग जाते हैं। हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है। अब हमें पता है यहां से लेकर सेंटेंस यहां तक है, तो हम पहले पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर एक एक करके ब्लैंक्स फिल करेंगे। तो ये दो अप्रोच आपको फॉलो करनी है। पूरा क्लोज टेस्ट सबसे पहले पढ़ लीजिए, फिर जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो सेंटेंस वाइज
पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ना है, एक साथ समझना है, फिर ऑप्शन पिक करना है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हम आने वाली क्लासेस में और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब हमें करने हैं कुछ पीक्यूआरएस आज की क्लास में। अब हम लोग कुछ पीक्यूआरएस भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, पीक्यूआरएस जो होते हैं वो क्लोज टेस्ट से आसान होते हैं मुश्किल होते हैं, एक बार बताओ। ठीक है, PQRS these type of questions are more difficult than closed test or are easier than closed test। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि PQRS क्वेश्चंस जो होते हैं वो easier than closed test होते हैं या more difficult than closed test होते हैं, जल्दी से बताइए। इट डिपेंड्स, हम पहले से नहीं कह सकते। बहुत से क्लोज टेस्ट ऐसे आते हैं कि सटा सटा आप आंसर करते चले जाओगे, कोई कहानी टाइप आ गई। जैसे ये तो थोड़ा सा चलो टेक्निकल था, हल्का टेक्निकल था, ज्यादा नहीं था, लेकिन कई बार क्लोज टेस्ट तो कोई कहानी टाइप आ जाती है तो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, PQRS जो होते हैं ये कई बार टेढ़े आ जाते हैं और उसमें लोग तुक्का ज्यादा मारते हैं ठीक है, PQRS में तुक्का मारने वाले ज्यादा होते हैं। तो PQRS को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसकी टेक्निक मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, आज तो नहीं समझाऊंगा। आज बस हम क्या करेंगे, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और आपकी एक तरीके से आज की क्लास प्रैक्टिस है। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, PQRS के कुछ सिलेक्ट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए। ये तुम्हें अटेम्प्ट करने और आंसर बताने, मैं बाद में समझाऊंगा। हमें आज बस ये पता करना है कि PQRS में हमारी हालत क्या है, हमसे कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो हम सही गलत का केवल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको PQRS को कैसे अटेम्प्ट करना है, PQRS करते समय किन चीजों पर ध्यान रखना, वो अगली क्लास में थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, चलो अभी तुम लोगों को क्या करना है, ये पढ़ो भैया, अपने आप आंसर बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर जो हमारे डाउट्स होंगे उनको हम डिस्कस करके अगले PQRS पे जाएंगे। चलो शुरू करो, सभी लोग पढ़ो। चलो कर लिया सबने सही, आ जाओ। अब मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ क्योंकि आंसर बिना पढ़े तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। देखो, आंसर है ए। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुई। देखो, इसमें अगर हम हिंट देखें बच्चे, तो ये जो दो ऑप्शन है आर और क्यू, देखो सारे बच्चे इस बात के साथ में एग्री करेंगे कि जो आर ऑप्शन है ना, इसके बाद क्यू जरूर आएगा। देखो, द फोर्सेस ऑफ कलिंगा पुट अप अ टफ रेजिस्टेंस, कि जो कलिंगा की सेनाएं थी उन्होंने टफ रेजिस्टेंस किया, खूब मतलब विरोध किया, कसकर विरोध किया। ठीक है, बट दे वर अल्टीमेटली डिफीटेड, लेकिन बेचारे आखिर में हार गए। मतलब उन्होंने रेजिस्ट खूब किया बट आखिर में हार गए। तो इसका मतलब जो क्यू पार्ट है ना, वो आर के तुरंत बाद ही आएगा, क्योंकि जो बट कंजंक्शन है ना बच्चे, वो इन दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों आइडियाज को ही कॉन्टेक्ट मतलब कनेक्ट करने के लिए लिखा गया कि हम एक चीज तो बता रहे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की तो जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो हार गए। तो ये कंफर्म है कि आर के बाद क्यू आएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है जिनमें आर के बाद में क्यू दे रखा है, एक ये और एक ये। इनमें तो आर के बाद क्यू है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब हमें देखना है कि दोनों में एस से शुरुआत हो रही है। अब एस के बाद में आर आएगा या पी आएगा, ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो एस में क्या लिखा हुआ, 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है कि हिंदी में क्या कहते हैं, राज सिंहासन मिलना, मतलब क्या कहते हैं, ताजपोशी। इंग्लिश वर्ड हो जाए, उर्दू वर्ड ताजपोशी हो जाएगा, हिंदी में भी कुछ होते ही होगा, राज्यभिषेक। जैसे अभी वो नहीं हुआ इंग्लैंड में, देखो दुनिया के राजतंत्र खत्म हो गए, अंग्रेज इतने बदतमीज हैं, दुनिया के राजाओं का तंत्र खत्म करवा गए। इंडिया में राजा वाजा हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पे अटैक करके राजतंत्र खत्म करवा गए, अपने यहाँ भी चला रहे। ठीक है, अपने यहाँ भी वो राजा बने, क्या नाम, चार्ल्स द थर्ड। ठीक है, तो वहां पर राजा बनना है अंग्रेज, और दुनिया में मतलब डेमोक्रेसी सेट करके ऐसे हिले हुए लोग। ठीक है, हाँ, किंग चार्ल्स द थर्ड है ना। तो यहां पर क्या है कि कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक। तो 8 years आफ्टर इज कोरोनेशन ही अटैक्ड कलिंगा, कि 8 साल बाद, मतलब राज्याभिषेक होने के 8 साल बाद कलिंग पे उसने हमला कर दिया। अब हमने इसके बाद में पी लिखना है या आर लिखना है, ये डिसाइड करना है। पी पार्ट में लिखा कलिंगा वॉज अनेक्स टू मौर्यन एम्पायर, और कलिंगा को मौर्यन एम्पायर में मिला लिया। फिर ये बीच में लड़ाई वड़ाई वाली चीजें कहां चली गई। अगर अटैक किया और मिला लिया तो फिर एक क्यू आर पार्ट कहां गया, सीधे ऐसे थोड़ी होगा अटैक किया और मिला लिया, पहले फाइट भी तो हुई है, कलिंगा के फोर्सेस ने रेजिस्ट किया, फिर उसके बाद में वो हार गए, तब हार गए होंगे तब बाद में मौर्यन एम्पायर में कलिंगा मिला होगा। तो इसका मतलब इसके बाद में डायरेक्ट पी तो आएगा नहीं, क्योंकि आर और क्यू उससे पहले की घटना है तो वो पहले आएंगी। तो जब ये नहीं आएगा गलत हो गया आंसर। ठीक है, अगला देखो, करो।
फिर से करो, ये रॉ टेस्ट चल रहा है तुम लोगों का। PQRS तुम कैसे करते हो, कितने गलत करते हो, ये तुम अपना आज थोड़ा सा इवैल्यूएशन कर लो, ठीक है। फिर एक क्लास हम केवल PQRS पे रख देंगे और उसमें सब सॉल्व करवा देंगे। चलो जल्दी पढ़ो जल्दी। देखो क्या ऐसा है कि नहीं है, बाकी सब तुम छोड़ दो, बस P और S पढ़ो। देखो पहले तो PQRS हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक जल्दी से, जैसे हम क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन फिर हिंट ढूंढना चाहिए। अब देखो P के बाद ऐसा आएगा, P में लिखा हुआ है ही लेफ्ट फॉर बर्मा टू हेल्प हिज ब्रदर इन हिज फार्म। ठीक है, वो बर्मा के लिए चले गए कि बर्मा जाके अपने भाई की मदद करेंगे खेती बाड़ी में। फार्म का मतलब खेती बाड़ी, किस नई में, ठीक है। बट हियर अगेन ही प्रूव्ड अ फेलियर, लेकिन वो यहां भी जाके फेलियर साबित हुए। तो अगर हमने अगेन वर्ड यूज किया, ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुम लोगों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट हियर अगेन ही प्रूव्ड अ फेलियर, लेकिन वो यहां भी फेलियर साबित हुए। तो यहां भी फेलियर साबित होने का मतलब वो पहले कहीं और भी फेलियर साबित हुए होंगे। पहले कहां फेलियर साबित हुए, वो आर पार्ट में लिखा हुआ है। Although he joined college, his intense dislike for mathematics did not allow him to continue his studies. हालांकि उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन मैथ्स उनको बहुत नापसंद थी, तो इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा मतलब ये फेलियर ही है। कॉलेज ज्वाइन किया लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, बीच में छोड़ दिया, तो ये फेलियर है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा बर्मा जाएंगे, भाई की मदद करेंगे, लेकिन वहां भी वो फेलियर साबित हुए, वहां भी वो भाई का भी कुछ नहीं कर पाए मदद वदद, ठीक है। तो कहने का मतलब P के बाद में S जरूर आएगा, ठीक है। अगर P के बाद में S जरूर आएगा तो एक ही ऑप्शन है जिसमें P के बाद में S है, इसमें P के बाद में S नहीं है, इसमें P के बाद में S नहीं है, इसमें P के बाद में S नहीं है, सारे गलत हो गए, एक ही आंसर है, ठीक है। हमें लगता है कि PQRS आसान है, PQRS आसान नहीं होता है, तुक्के बहुत लोग मारते हैं इसमें, बहुत तुक्के मारते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग देके जाते हैं। चलो एक और देखो, मैं भी पढ़ता हूं, तुम लोग भी पढ़ो। पढ़ लिया सबने, कर ली कोशिश? अब देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे समझना होता है क्या इनमें बच्चे, कि जैसे आपको यहाँ पे दो हिंट मिलेंगे, दो तरीके के हिंट हैं जो देखोगे तुरंत दिखाई पड़ जाएंगे। एक हिंट आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो क्यू है ना, इसके बाद में एस आएगा। एक ये हिंट है, कीप योर ग्लासेस इन अ केस व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम। जब आप अपने चश्मा नहीं पहन रहे हो तो उसको अपने केस में बंद करके रखिए, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस, इससे स्क्रैचेस से बचेगा चश्मा, स्क्रैच नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्यू के बाद में ऐसा आएगा, एक ये हिंट है। लेकिन क्यू से एस वाला हिंट अगर आप देखोगे ना तो सब में, इस वाले ऑप्शन को छोड़ के, इसमें क्यू के बाद में एस नहीं है, बाकी क्यू के बाद में सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। तो ये हिंट ज्यादा हेल्प नहीं करेगा क्योंकि तीन ऑप्शन है जिनमें क्यू के बाद में एस है, ठीक है। फिर एक दूसरा हिंट है, आप ध्यान से देखो क्या है, मेक श्योर ऑफ ग्लासेस फिट वेल, द ईयर पीस शुड बी एट आई लेवल। ईयर पीस जो होता है ना वो आई लेवल पे होना चाहिए। एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयर पीस योरसेल्फ, अपने आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। अपने आप ना करें तो फिर करें क्या, करें क्या वो बता रखा P पार्ट में। टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम फ्रॉम। अगर आपका मान लो जो चश्मा है उसका ईयर पीस सही से फिट नहीं हो रहा है तो अपने आप उसको सही करने की कोशिश ना करें, उसको उस जगह लेकर जाएं एडजस्ट करवाने के लिए जहां आपने उसे खरीदा था। तो कहने का मतलब आर के बाद में P आएगा, ये भी एक हिंट हो गया। अब आर के बाद P इसमें नहीं है, आर के बाद P इसमें नहीं है, आर के बाद P इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। आर के बाद P बस इसी में है, तो यही आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर है। चलो आ जाओ और क्वेश्चन देखते हैं। आंसर, अच्छा देखो यहां समझना सारे बच्चे ध्यान से, क्या है ये जो हमने लिखा है ना, इसमें क्या है कि जैसे हमने कंजंक्शन लिखा बट, ये जो ये मैं अगली क्लास में आपको डिटेल में समझा पाऊंगा, हमारे पास एनफ टाइम होगा, पूरा एक्सेशन PQRS के लिए होगा। ये जो बट कंजंक्शन है ना, आपको ये पता करना चाहिए कि बट कंजंक्शन जो है ये इसके साथ लिखी गई इंफॉर्मेशन किसी पहले लिखी है बोली गई इंफॉर्मेशन को काउंटर कर रही होगी। तो हमें सोचना ही है कि इंफॉर्मेशन किस पहले लिखी गई इंफॉर्मेशन को काउंटर कर रही है। तो ध्यान से देखो, वो आर पार्ट में लिखा हुआ है, हमने आर पार्ट में लिखा इट मे बी ट्रू इन टर्म्स ऑफ बोन स्ट्रक्चर, हार्मोन्स एटसेट्रा। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा वी हैव बीन ब्रॉट अप फॉर सेंचुरीज टू बिलीव इन मेंस सुपीरियरिटी, कि मतलब हमें सदियों तक ये समझाते हुए पाला पोसा गया, बड़ा किया गया है कि मैन जो है वो सुपीरियर है, ठीक है। इट मे बी ट्रू, अब
स्पीकर कह रहा है कि ऐसा हो भी सकता है कि ये सच हो इन टर्म्स ऑफ बोन स्ट्रक्चर, हार्मोन्स एटसेट्रा के केस में ये ऐसा हो भी सकता है कि जो मेल है वो फीमेल के मुकाबले सुपीरियर हो। बट लेकिन ये उसने मान लिया कि ऐसा हो सकता है, मतलब वो काउंटर नहीं कर रहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो उसने एडमिट कर लिया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट द रियलिटी इज, सच्चाई ये है, व्हेन इट कम्स टू मेंटल कैपेसिटी अ फ्यू इंडिविजुअल्स प्रूव टू बी सुपीरियर। लेकिन अगर मेंटल कैपेसिटी की बात की जाए तो कुछ ही इंडिविजुअल्स होते हैं जो महिलाओं से ज्यादा सुपीरियर होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है। तो कहने का मतलब आर के बाद में क्यों आएगा। अब आर के बाद में अगर क्यों आएगा तो कितने ऑप्शन है जिनमें आर के बाद क्यों दे रखा, इसमें आर के बाद में क्यों नहीं है, इसमें आर के बाद में क्यों नहीं है, इसमें आर के बाद में क्यों नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसमें आर के बाद में क्यों है, वही ऑप्शन आंसर हो गया, बस लो खत्म। ठीक है, अच्छा तुमने नहीं लिखा था कि इजी होता है। चल लास्ट क्वेश्चन, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे अपने आप अटेम्प्ट करें। मैं भी पढ़ लेता हूं, बाकी तुम लोग भी पढ़ लो। ये भैया एसएससी के एग्जाम्स की हिस्ट्री में आया हुआ सबसे आसान क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ वैसे, ठीक है। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम्स में आज तक इससे आसान पीक्यूआरएस का क्वेश्चन न कभी आया है और उम्मीद भी नहीं कि कभी आएगा। ये मान के चलो कि एसएससी की हिस्ट्री में ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इससे पहले वाले थोड़े टेक्निकल थे, देखो ये जो थे ना इससे पहले वाले, ये थोड़े टेक्निकल थे, दिमाग लगाना था, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, ये तो कहानी पढ़ो सीधे आंसर बताओ। इससे आसान आज तक ना कोई पीक्यूआरएस आया है ना कभी आएगा। बात समझ में आ रही है, कितना आसान है। वी वर टेकिंग टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, हम एक रोड के किनारे टी स्टॉल पे चाय पी रहे थे। सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइज फॉलोड बाय क्राइज फॉर हेल्प, अचानक से हमें तेज आवाज सुनाई पड़ी, चाय पी रहे थे उसी समय। तो एस से शुरुआत होगी, दो ऑप्शन है जिनमें एस से शुरुआत हो रही है, जिसमें एस से शुरुआत नहीं रही वो ऑप्शन गलत, ठीक है। अब इसके बाद आर आएगा, क्यू आएगा, हमें ये देखना है। आर में लिखा वी हेल्प द पैसेंजर्स टू गेट आउट ऑफ द बस, क्यू में लिखा वी रश्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, हम टी स्टॉल से बाहर भागे, जब आवाज सुनाई पड़ी तो बाहर भागे। तो पहले मदद थोड़ी करी होगी, पहले जहां चाय पी रहे थे वहां से बाहर आए होगे तब मदद की होगी। तो ये ऑप्शन आंसर हो गया। ये भी गलत कर लिया, हद ही है भाई, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि एस से शुरुआत होगी और एस के बाद में आर और क्यू पढ़े तो हम अपने आप जान जाएंगे एस के बाद में क्यू लॉजिकल होगा। ये तो सीधी सी कहानी लिखी है, देखो वी वर टेकिंग टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, ठीक है। सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइज फॉलोड बाय क्राइज फॉर हेल्प, उसके बाद में वी रश्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, we found a tourist bus which had just rammed into a huge tree on the roadside, we helped the passengers to get out of the bus, we informed the hospital and also the police about the accident। खत्म। ये तो सीधी सीधी कहानी है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। बस पढ़ो और सीधा सीक्वेंस अपने आप पढ़ो, कहानी है। चलो अब जल्दी से ये बताओ, ये आज की क्लास तो हो गई, जल्दी से ये बताओ कि पीक्यूआरएस में से 5 में से तुम्हारे कितने सही हुए। जैसे 5 पीक्यूआरएस के क्वेश्चन थे ना, किसके कितने सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी लोग। पीक्यूआरएस जो तुमने बच्चों अटेम्प्ट किए हैं 5 में से कितने सही हुए। मेंस के पेपर में 7, 8, 9 पीक्यूआरएस आएंगे, ध्यान रखना। और ये फ्री के नंबर होते हैं, अगर थोड़ी मेहनत कर ली जाए, इनमें गलतियां नहीं होती, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना खूब पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो, ठीक है। राधे राधे भैया सबको, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।